नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस जो लेक्चर में हम लोग जो सोल्व करने वाले हैं प्रश्न, वो जो चैप्टर जो संबंध रखता है वो है जनरेशन से, ट्रांसमिशन से एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। बेसिकली तीनों चैप्टर से जो मिली जुली प्रश्न है वो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1 है। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं। जहां पे पावर का जनरेशन होता है, जहां इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाता है, उस स्थान को क्या कहा जाता है। उस स्थान को कहा जाता है, इसका आंसर है ए, पावर हाउस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस। ये आपका ग्रिड नहीं बोला जाता है, ये गलत है। सब स्टेशन नहीं बोला जाता है, ये भी गलत है। आंसर है इसका पावर हाउस। सब स्टेशन बोला जाता है उस स्थान को जहां से 33 केवी को 11 केवी में 11 केवी में या 11 केवी को 240 में कन्वर्ट किया जाता है, 240 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। या बोला, इसको ग्रिड जो बोला जाता है, ये बोला जाता है 11 केवी को 132 केवी में या 132 को 440 कर सकते हैं या 665 कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली जो ट्रांसमिशन के लिए ग्रिड इस्तेमाल होता है उसे बोला जाता है ग्रिड बोला जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है उसको सब स्टेशन। लेकिन जहां पे जनरेट होता है ना उसको पावर हाउस बोला जाता है या जनरेटिंग स्टेशन बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हवा के किस ऊर्जा के रूपांतरण पवन चक्की करता है। हवा के किस ऊर्जा का रूपांतरण पवन चक्की करता है। तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पवन चक्की है, पवन चक्की है, तो इसको रोटेट कर, इसमें पवन चक्की में क्या होता है, जो फैन लगा हुआ, तो जो डायना लगा होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है, उसमें अल्टरनेटर से जुड़ा होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है। ठीक है। तो इसको रोटेशन देने के लिए क्या जरूरत होता है, हवा, हवा जरूरत है। तो हवा में क्या होता है, हवा में होता है गतिज ऊर्जा होता है। हवा में क्या होता है, क्योंकि हवा में क्या है, गति है। उस गतिज ऊर्जा को क्या करता है, ये के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण ये रोटेट होता है, और इसके साथ में क्या होता है, अल्टरनेटर जुड़ा रहता है, अल्टरनेटर जुड़ा रहता है सॉफ्ट से। ठीक है। फिर ये क्या करता है, पावर को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है। तो इसका आंसर है सी, गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, पारमाणविक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में कौन सा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोल रहा न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पे होता है उसमें कौन सा ईंधन जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो उसका आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में। किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप पेन और पेपर आपके पास में है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हम 2-3 पॉइंट इसमें बता रहे हैं जिसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। यूरेनियम पावर प्लांट में यूरेनियम 235 का उपयोग जो किया जाता है ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। और इसमें जो एक और पदार्थ होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेफाइट या भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। वो जो इस्तेमाल किया जाता है वो मंदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मंदन, अगर मंदन क्या होता है, मंदन के में क्या क्या प्रक्रिया होता है वो आप जानना चाह रहे हैं तो थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम ये सब कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करें, इस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, इस सब पे टॉपिक पे बात करने में वीडियो क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है। सिर्फ हम टर्म बता देंगे कि किसके लिए इस्तेमाल होता है। अब एक और मटेरियल होता है बोरान। बोरान का क्षार होता है, बोरान, सॉरी, बोरान बोरान का क्षार होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है एज ए नियंत्रक इस्तेमाल होता है। नियंत्रक, नियंत्रक क्या होता है, जो नियंत्रण करने के लिए, इसको जो मान लीजिए इसका जो चाल है, इसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है यूरेनियम पावर प्लांट से, उसको कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बोरान का छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एक और है तरल, तरल सोडियम का इस्तेमाल किया, सोडियम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सोडियम। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है
शीतलन के लिए, शीतलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप शीतलन कैसे काम करता है वो अगर देखना चाहते हैं थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 पदार्थ हो गया, एक हो गया यूरेनियम 235, दूसरा हो गया ग्रेफाइट या भारी जाल, तीसरा हो गया बोरान और चौथा हो गया तरल सोडियम। पहला का इस्तेमाल जो ईंधन के रूप में, दूसरे का मंदन के रूप में, तीसरे का नियंत्रक के लिए और तो चौथा जो हो गया शीतलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो उसका आंसर है यूरेनियम। ठीक है, ये आंसर है इसका। हाँ, आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि बोधि टेक्निकल ऐप पे एक कोर्स अवेलेबल है जो कि 9 रुपया में सिर्फ अवेलेबल है। उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, 1000 प्रश्न मिल रहा है, एमसीक्यू आप टेस्ट मान के चलिए 50 प्लस है, एमसीक्यू टेस्ट जो है 50 प्लस है, सॉल्यूशन भी है उसका, एमसीक्यू टेस्ट भी आप दे सकते हैं और उसका सॉल्यूशन, जैसे हम अभी सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, ये 25-25 का सेट है जो टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के बाद आप जो आंसर आपका गलत आया है या सही भी आया है तो ये जो सॉल्यूशन वीडियो है उसको से आप मैच कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ये मिनिमम प्राइस पे दिया जा रहा है, मिनिमम प्राइस इसलिए दिया जा रहा है ताकि मतलब प्राइस इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको ये न लगे कि भाई हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो हम मैक्सिमम कोशिश था मेरा कि ये फ्री में दिया जाए। फ्री में सिर्फ इस वजह से नहीं दिया जा रहा है ताकि आपको लगे कि भाई ये कोई चीज़ ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है जिसका वैल्यू नहीं है। इस कोर्स का जो रेट है ना, जो रेट है वो 49 रुपया है। ठीक है, लेकिन जब आप ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे, वेलकम 20 जैसी कोड में डालेंगे तो कोड में डाल देंगे तो ये आ जाएगा, हो जाएगा कितना रुपये में, 9 रुपया में हो जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोड को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो इस जो दिया नंबर है उस नंबर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन का जो बॉक्स है उसमें भी एक नंबर है, उसमें भी उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और ये कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, गूगल का प्ले स्टोर है उसमें जाकर के ये ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद 3 कोर्स दिखेगा, एक कोर्स दिखेगा उसमें आप जाकर के क्यूआर कोड डालेंगे, ये सॉरी ये कूपन कोड डालेंगे तो ये 9 रुपया में हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऐप का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न है, विद्युत उत्पादन केंद्र में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त अल्टरनेटर अधिकतम वोल्टता पर कार्य करती है। इस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। 11 के भी देखिए, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ऐसे समझिए कि घर में हमको कितना मिल रहा है, 440 वोल्ट मिल रहा है, 440 वोल्ट 2 फेज मिल रहा है, बाकी ऐसे 220 बोला जाता है कि 220 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो जनरेशन होता है ना, हमेशा जो जनरेशन होता है कोई भी पावर प्लांट जहाँ पे है, पावर हाउस जहाँ पे है, वहाँ पे 11 केवी ही जनरेट किया जाता है, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं किया जाता है और नहीं तो कम किया जाता है। तो अभी एक मन में आपका आएगा कि सर मिल रहा है 20, जनरेट कर रहे हैं ये तो 132, 220, 665 क्या होता है, तो वो हमारा ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है। बेसिकली 11 जब हम जनरेट करते हैं तो 11 को ट्रांसमिट आप नहीं कर पाएंगे, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक नहीं ले जा पाएंगे, तो उसको स्टेप अप करके ट्रांसमिट किया जाता है और फिर जब हमारा घर में आता है तो उसको स्टेप डाउन करके फिर हमारा घर में इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग के घर में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, जब भी जनरेट होता है तो 11 केवी ही जनरेट होता है, बाकी उसका हम ट्रांसमिशन में घटा बढ़ा करके वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर है डी 11 केवी। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, समान भूमि में वैद्युतिक खंभे की भूमि में दबाई गई लंबाई होती है। बोल रहा है कि मान लीजिए समान भूमि में, ठीक है, समान भूमि में है तो ये मान लीजिए खंभा है, ठीक है, मान लीजिए 60 मीटर का है, 60 मीटर का है, तो जो दबाई गई जो जमीन में आपको अंदर करना है ना वो 10 मीटर करना है। कितना करना है, 10 मीटर। क्यों, क्योंकि इसका लॉजिक है खंभे की कुल लंबाई का छठा भाग कितना होगा, 10 मीटर होगा। ठीक है, इसका आंसर है डी, मतलब खंभे का जितना खंभा है उसका छठा भाग आपको जमीन के अंदर दबा देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणविक की विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा स्रोत से किस विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो आंसर है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। देखिए कि यहाँ है नाभिकीय विखंडन और यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन।
तो जो हमारा रिएक्टर जो होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, हाँ देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता, अभी हम बात करें ऑप्शन अगर नहीं होता तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन हमारा नाभिकीय विखंडन भी ऑप्शन है और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन हमारा जो है आंसर होगा। आंसर हमारा कौन सा सही होगा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अब क्यों होगा ये हम समझना चाहते हैं। हमको बोला न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, हम थोड़ा देर पहले अब हम लोग समझ रहे थे कि देखिए यहाँ ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, बोरॉन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस लिए? मंदन के लिए और नियंत्रण के लिए। मतलब इसको जो किया जाता है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, क्योंकि उसमें बोरान है, डीटीयू है और आपका ग्रेफाइट का क्षार है, सब कुछ डाल करके जितना हमको जरूरत है, ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा उसका हम नाभिकीय विखंडन कराते हैं, और कम जरूरत है तो कम नाभिकीय विखंडन, बेसिकली कंट्रोल करके किया जाता है, उसको कंट्रोल होता है वो, ठीक है। लेकिन जब परमाणु बम होता है ना, परमाणु बम जो छूटता है तो अनियंत्रित होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। तो इसका जो 6 का आंसर होगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब ये ऑप्शन नहीं रहता तो हमारा ये आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन है, इसलिए नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो है वो आंसर होगा डी। अब एक है नाभिकीय संलयन, इसको भी पूछा जाता है कि नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन जो हमारा सूर्य में जो अभिक्रिया होता है ना, सूर्य में जो अभिक्रिया होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। और जो परमाणु बम में होता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन, और जो रिएक्टर में होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। संलयन का होता है सूर्य में, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और बम में जो परमाणु बम होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां नंबर, अच्छे शीतलक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता को होती है, कम होती है। जो हमारा शीतलन के लिए हम क्या जाने, यहाँ पे शीतलन के लिए हमारा क्या इस्तेमाल किया जाता है? तरल सोडियम इस्तेमाल किया जाता है। शीतलन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तरल सोडियम, अब नोट कर लीजिए इसको, सोडियम इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो गुण होना चाहिए ना, जो न्यूट्रॉन को कम अवशोषित करे, क्योंकि इसका काम शीतलन करना है, मतलब कूल करना है, ठंडा करना काम है, नहीं कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करना। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदन और नियंत्रक क्षार ऑलरेडी अवेलेबल है उसके लिए, तो जिसका जो काम है वही काम करेगा ना, इसका काम है ठंडा करना तो ठंडा करेगा। तो इसका जो गुण होना चाहिए ना, अच्छे शीतला का जो गुण होना चाहिए, न्यूट्रॉन को कम अवशोषित करे, ठीक है, कम अवशोषित करे। अब शून्य तो कर नहीं सकता है, इसलिए इसका आंसर है कम, आंसर है इसका बी, ठीक है। अब है 8वां नंबर, निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका जो आंसर है डी। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का डेफिनेशन समझ लीजिए, जिसका स्रोत अनलिमिटेड है, जिसको आप मतलब बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ये सब कितना अनलिमिटेड है, कोई इसका सीमा नहीं, एक बार इस्तेमाल करिए बार बार इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, सूर्य भी है, सूर्य का जो एनर्जी है वो भी है, पवन एनर्जी भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है, ठीक है। 9 नंबर, विद्युत वितरण उपकेंद्र प्राथमिक वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर क्रम में संयोजित होते हैं। देखिए क्या कर रहा है, विद्युत वितरण उपकेंद्र प्राथमिक वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार जो विद्युत वितरण उपकेंद्र में जो होता है, विद्युत वितरण उपकेंद्र, ठीक है, जो प्राथमिक वितरण जिसको कहा जाता है, वितरण कितना कौन होता है? प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण। प्राथमिक वितरण कितना होता है? जो 11 को 33 को 11 बनाता है, और द्वितीयक वितरण जो होता है 11 को 220 या 440 जिसको हम लोग बोलते हैं 440 बनाता है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है डेल्टा और स्टार होता है, इसमें भी जो होता है डेल्टा और स्टार इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें और इसमें दोनों में जो इस्तेमाल होता है डेल्टा और स्टार। आप इसको तो पता होगा, ये लॉजिक जो हम कह रहे हैं, इसका जो आंसर समझ लीजिए, इसका आंसर है
सी, डेल्टा और स्टार, ठीक है, ये पूछ रहा है इसके लिए। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें जो आप देखे होंगे कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है, जहाँ पे हमारे जो घर में, घर के आसपास में जो ट्रांसफार्मर होता है, जो कॉलोनी होती है उसके घर में ट्रांसफार्मर होता है, वो जो एक पॉइंट होता निकलेगा ना, उसको देखिएगा अर्थ किया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट जो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ से निकालिएगा, निकल ही नहीं पाएगा। तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है ना, ये निकाल करके अर्थ किया जाता है जो कॉमन पॉइंट होता है, और 3 पॉइंट है जो होता है जो हमारे कॉलोनी में इसको ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा डेल्टा और स्टार। नेक्स्ट है, जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये हो गया तालाब, और मान लीजिए यहाँ है टरबाइन, ये है टरबाइन। अब यहाँ से यहाँ क्या होता है, जल जो आता है, एक हाइड्रल पावर प्लांट की बात कर रहा है, ये जो प्रश्न है हाइड्रल पावर प्लांट से संबंध रखता है। ठीक है, और ये टरबाइन है, ये अल्टरनेटर है। ठीक है, अब यहाँ से जो पानी यहाँ पे आता है ना, ये सुरंग द्वारा आता है, इसको बोला जाता है पेन स्टोक बोला जाता है। इसका आंसर है सी, पेन स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर है क्या, सी। चलिए, वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं। वितरण केंद्र से, वितरण केंद्र कहाँ होता है, ये हमारा 11 kV टू 440 होता है, और ये हमारा जो घर तक पहुंचाता है उस लाइन को क्या कहते हैं, सर्विस लाइन कहते हैं। इसका आंसर है सी। जो हमारे कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर होता है वहां से जो घर तक आता है ना लाइन, उसको सर्विस लाइन बोला जाता है। ठीक है, सर्विस लाइन बोला जाता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता हम ही है, कितना का है, 440 का। ठीक है, उपभोक्ता तक, वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले लाइन को क्या करता है, सर्विस लाइन बोला जाता है। चलिए अगला है 12 नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड सेंटर तक संचारण लाइन क्या कहलाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड तक, उपभोक्ता क्या कहाँ तक करना है, लोड तक करना है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए, एक होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, ये होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, पहला होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम वोल्टेज के टर्म में बता देते हैं कि प्राइमरी जो ट्रांसमिशन होता है किस वोल्ट से किस वोल्ट तक होता है, और सेकेंडरी किस वोल्ट से किस वोल्ट तक होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 11 kV से जब हम 120 kV या 220 में या 440 में या 665 में जब हम ट्रांसमिट करते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, सेकेंडरी हो गया, ये वाला यहाँ कर दीजिए। ठीक है, इसको हम पूरा लिखेंगे नहीं, बटा ठीक है, ये सॉरी ये वाला इसको यहाँ कर दीजिए 132, और फिर कर दीजिए 220 या 440 या 665। ठीक है, यहां तक हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। पहला टर्म में हो गया ये। ठीक है, अब इसको कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए पूरा पार्ट हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे, बटा 33 kV। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब 132 ऑब्लिक 220 ऑब्लिक 440 ऑब्लिक 665 किलो वोल्ट को अगर हम 33 किलो वोल्ट को ट्रांसमिट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो कहलाता है क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 33 kV टू 11 kV, ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और 11 kV टू हो गया 440 वोल्ट या 220 जिसको बोलते हैं फर्स्ट एक सिंगल फेज में। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं प्रश्न का। प्रश्न है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से उपभोक्ता के लोड सेंटर तक, उपभोक्ता का लोड सेंटर क्या है, हमारा घर, और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन मान के चलिए ट्रांसफार्मर है। ठीक है, वो भी तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन भले बना हुआ नहीं है, लेकिन है तो छोटा सा सब स्टेशन ही है ना, उसमें भी स्विच है, उसमें भी ट्रांसफार्मर है। ठीक है, लोड तक संचारण लाइन क्या कहलाता है, तो ये होता है
देखिए 11 जो ट्रांसफार्मर होता है 11 केवी को क्या करता है 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो हो जाएगा ना, ये होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? कि हमारा कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन उपभोक्ता के लोड सेंटर तक, लोड सेंटर तक। देखिए इसका पहला प्रश्न सेम उसी प्रकार से था। सर्विस लाइन किसको कहा जाता है 11 से 440 को जो करता है, और 11 से जो 440 करता है उसको हम क्या निष्कर्ष निकाले हैं, उसको कहा जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 60 से 100 मीटर। देखिए पहले से टिक लगा कर रखे हैं, क्योंकि इसको कोई लॉजिक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा कि दो आरसीसी खंभा जो होता है, जो सीमेंट वाला खंभा होता है, उसके बीच का दूरी जो हम रखते हैं ना, वो 60 से 100 मीटर तक रखते हैं। इसका आंसर है सी। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा।